एक आदमी की पिछले साल की आमदनी थी 20 लाख रुपए और उसके पास कैश इन हैंड था 10 लाख रुपए। इस साल वो 10 लाख रुपए कैश इन हैंड जमा करता है। आप बोलते हैं 2.5 लाख से ऊपर जमा करने पे मैं 200% या 50% पेनल्टी लगाऊंगा, पर वो जाके जस्टिफाई कर देता है कि मेरे पास तो कैश इन हैंड था, तब आपको 34% ही टैक्स लगाना पड़ेगा। अब आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को 85%, अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को आपने पावर दे दिया कि तुम इसको 34% में ट्रीट करोगे, कि तुम इसको 50% में ट्रीट करोगे, नहीं, अब तो 85% में ट्रीट करो, 34% तो खत्म हो गया। तो अब ये जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ये मैं समझता हूं इंस्पेक्टर राज की बहाली है, उदारीकरण का एक अंत है। नंबर 2। नंबर 3, जब 8 नवंबर के बाद करेंसी का लीगल टेंडर खत्म हो गया, अगर उसके बाद पुरानी करेंसी, उसके रद्दी नोट है, रद्दी कागज हैं, तो आप उसके बेसिस पे किस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 30 दिसंबर के बाद किसी के पास 10 करोड़ रुपए के पुराने नोट हैं, वो रद्दी कागज हैं, आप उसको रुपए मान कैसे सकते हैं? कोई कानून उसके बेसिस पे दंडित नहीं कर सकता। ये बात थोड़ा मजबूत नजर आती है कि अगर 30 दिसंबर के बाद किसी ने 50 करोड़ का ब्लैक मनी नहीं जमा किया, ठीक, और वो आके चुपके से, अभी तो वो तो आराम से सो लेंगे। अभी तो हम लोग ये समझ रहे थे कि उनकी धड़कनें होंगी, पीछे के शटर से जाते होंगे, पता नहीं राम जाने, लेकिन उनको तो राहत मिल गई सर। जब वो नोट रद्दी हो गया 30 दिसंबर के बाद, तो उस रद्दी नोट को हम कन्वर्ट करने का मौका क्यों दें? सर, कन्वर्ट करने का मौका वाली बात नहीं है। ये तो कन्वर्ट हो रहा है ना 50% से। अगर वो खुद से बता दे सर, तो उसका 50% पैसा बच जाता है। क्यों बचना चाहिए? सर मेरी बात सुनिए, लोग जनधन का फायदा ले, लोग दूसरे अकाउंटों का फायदा ले, लोग जो दूसरे रास्ते निकाले, जैसे भाई साहब ने अभी अभी कहा कि इतने ज्यादा प्रोसिक्यूशन और इतने हमारे पास गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है कि हम हर चीज की इंक्वायरी को कर पाए। जब हर चीज की इंक्वायरी नहीं कर पाए, तो वो लोगों का आज कम से कम राजस्व तो आए इस चीज का। और वो नोटबंदी बाद में लाते, पहले नोटबंदी से पहले यही ले आते, नोटबंदी बाद में लाते, पहले यही लाते ना। अगर मान लीजिए किसी के पास एक कमरे में भर के 500 करोड़ है और वो 1 जनवरी को ले आके 250 करोड़ लौटा के, है ना, 125 करोड़ वहां जमा कर दे, 125 करोड़ अपने पास रख ले, लेके बाहर आ जाए, तो हमारे हिसाब से तो तब भी वो अमीर ही रहा ना। वो गरीब कहां हुआ? सर अमीर इसलिए नहीं रहा, वो गरीब कहां हुआ? आपने उसके लिए स्कीम क्यों दी? जब इस वक्त हम सब कुछ सब्र कर रहे हैं कि 50 दिनों तक इन सबको अब खैर नहीं है, जितने भी थैलीशाह लोग हैं उनको ये मौका क्यों दिया आपने? सर मौका आज के दिन इसमें हेवी पेनल्टी के साथ दिया गया, उसको छोड़ करके वो अगर सर्विस टैक्स वो तो छूटने वाला नहीं था सर। 1 जनवरी के बाद से, जैसा कि विराग ने कहा, उसका पैसा तो कूड़ा होने वाला था, रद्दी होने वाला था। उस रद्दी नोट को हमने 50% क्यों बचाने दिया? सर हम रद्दी होने वाले नोट को, लोग जो रास्ता ढूंढ रहे थे, वो रास्ता ढूंढ करके हम हर जनधन वाले को, जो लोग बैक डोर से इसको एक्सचेंज कर रहे थे, वो आप खुद ही करने लगे चाहते हैं। आप वो काम आप खुद करना चाहते हैं? नहीं, हम क्यों बैकडोर से, हमने तो उसको सामने से कर दिया। यही तो बात है ना सर, वही तो मैं कह रहा हूं कि रास्ते बंद करना, क्योंकि बैकडोर से आज वो, तो जो लोग बैकडोर से कर रहे थे वही काम आप सामने से कर रहे हैं, ताकि आपके पास पैसा आ जाए जन कल्याण के लिए। गरीब आदमी जो है वो परेशान होगा, उसकी इंक्वायरी होगी, और ऐसी चीजों में उनको करना नहीं चाहिए। पर कुछ लोग, जब काला धन समाप्त हो गया, ये कहा गया, तो फिर काला धन को सफेद करने का मौका क्यों दिया जा रहा है? मैं ये जानना। सर मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो लोग दूसरे रास्ते अपनाते हैं, सरकारी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम होगी ना। जो कोई पीछे दरवाजे से कर रहा है, वो आप सामने के दरवाजे से। सर सामने के नहीं, सरकार ने तो एक स्कीम लाई है कि भाई ये इस तरीके से काम, गरीबों की स्कीम लाई है, वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन जब नोटबंदी है, जब यहाँ पे, तो ये स्कीम अब काला धन वालों को, जब उन्होंने कहा कि आजादी तक हथियार निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, ये लास्ट चांस है, तब ये इनको क्यों चांस दिया जा रहा है?